वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लाइड के माध्यम से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं या फिर रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं और उनको बैलेंस यानी कि संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। ये चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय न कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है, जिसे हम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होता क्या है कि रिएक्शन से पहले हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उनका द्रव्यमान और रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है यानी अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप पानी और चीनी लेते हैं, दोनों को घोलते हैं और रिएक्शन करके दोनों घुल जाता है आपस में, तो क्या होता है, उसका मास तो कम होता नहीं है, यानी कि उसका द्रव्यमान कम होने वाला नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट चीज है कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन आदि। ये भी पिछले लेक्चर में शायद हमने बताया था। और नेक्स्ट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि आबंध मतलब बॉन्ड। जब भी परमाणु आपस बॉन्ड को तोड़ते हैं और नए दूसरे परमाणुओं के साथ नया बॉन्ड बनाते हैं, नया आबंध बनाते हैं, तो उसी से क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। आगे के आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से एक दूसरे से बॉन्ड टूटता है और किसी दूसरे से बॉन्ड बनता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के कुल 4 प्रकार हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बारी बारी से सबको हम देखेंगे। तो हमारा पहला होगा संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला चीज क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या है। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जैसे कि ये फिगर में आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हमने एक चीज मान लिया, अभिकारक मान लिया, और ये हमारा दूसरा अभिकारक है। दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, यानी यहाँ पे 2H2 मॉलिक्यूल और एक O2 मॉलिक्यूल आपस में दोनों मिल करके यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाए। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाए, वाटर बनाए। अब इसका समीकरण आप देख लीजिए, 2H2 गैस के फॉर्म में है, एक O2 है हमारे पास, वो भी गैस के फॉर्म में, दोनों मिल करके 2H2O 2 हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन लिक्विड के फॉर्म में हो जाए, मतलब 2 यहाँ पे, आप यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए, 2H2 गैस के फॉर्म में है, O2 गैस के फॉर्म में है, दोनों मिल करके 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसका। FeS मतलब Fe सॉलिड फॉर्म में है, और सल्फर, ये आयरन है, ये सल्फर है, सॉलिड फॉर्म में है। दोनों को अगर साथ में हीट करते हैं तो FeS आयरन सल्फाइड बनाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। एक और उदाहरण है हमारे पास कि जब कली, चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। कली, चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण। कली चूना क्या हो गया, लाइम स्टोन, क्विक लाइम, जिसे हम अंग्रेजी में क्विक लाइम भी बोलते हैं, और इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, इस समीकरण द्वारा। तो यहाँ पे CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड, यह कली चूना
वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, और बना क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। जब भी पानी के साथ कोई भी चीज, लिक्विड के साथ मतलब पानी के साथ कोई भी सॉलिड या कोई भी चीज मिलता है तो वो एक्वस बनता है, विलेन उसको बोलते हैं शायद। तो चलिए आगे देखते हैं इसी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और चीजें। बूझे चूने का इस्तेमाल घरों की पुताई में होता है। अब घरों की पुताई में बूझे का चूने का इस्तेमाल, ये देखिए यहाँ पे जो व्हाइट कलर का इस दीवार पे पेंट दिख रहा है वो पेंट नहीं है, दरअसल में वो चूना है, और यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, वो हमने पीछे देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये हमारे पास रहा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि पत्थर के रूप में था। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसे थोड़ा सा बारीक कर लिया, और उसके बाद अगर हम पानी डालेंगे तो ये उस तरीके से चूने का रूप में आ जाएगा, और उसको हम पेंट कर सकते हैं। बुझा हुआ चूने से अपने दीवारों को पेंट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था, अब तो पेंट आ गए हैं। ये यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे मार्बल यानी कि संगमरमर। इस फोटो की क्या जरूरत पड़ी भाई, जरूरत इस इक्वेशन में है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब सोचिए कि यहाँ पे जब पेंट होता है तो उस समय पानी के साथ मिक्स करके अगर हम इसे पेंट करते हैं तो उस समय वो गीला होता है, इसलिए उसे उसका नाम बुझा हुआ चूना है। और जो वायुमंडल में जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास, वो जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो धीरे 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 ये सूखने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद ये परत जो होता है वो कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और जो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्मूला है संगमरमर का यानी कि मार्बल का, समझे। तो इस प्रकार से मैंने ये बताया है कि ये भी लगभग आपका मार्बल टाइप का ही हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला है हमारा वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, और इस तीर के बाद भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमने बताया। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। तो जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादन प्रदान करता है तो उसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, डीकम्पोजिशन मतलब वियोजन मतलब कि विखंडन होना, टूटना एक से अलग अलग भागों में। किस प्रकार से, इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूटा। इसका रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में था अगर हमने उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर। कुछ और उदाहरण में देखते हैं। जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होता है। भाई तीन चीजें निकल रही हैं किसके साथ, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब टेस्ट ट्यूब में गर्म कर रहे हैं तो इससे तीन चीजें हो रही हैं, निकल रही हैं बाहर, मतलब टूट करके तीन चीजों में बन रहा है। किस किस चीज में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए इक्वेशन ही देख लेते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट था हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, जो कि टूटकर बना है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक दो आ जाएगा एक्स्ट्रा। संतुलित करने पे, संतुलित कैसे किया जाता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ पे आप नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह वियोजित होकर के सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। सिल्वर क्लोराइड नाम ही है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग टूटेगा। सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद पाउडर है जो सूर्य की रोशनी में पड़ते ही ग्रे रंग का हो जाता है। एक और ज्ञान दे दिया इसने, सिल्वर क्लोराइड एक सफेद पाउडर है जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही ग्रे रंग का हो जाता है। अच्छा भाई ठीक है, इसका एक इक्वेशन देखते हैं। समीकरण 2AgCl यानी कि जब ये टूटेगा सूर्य की रोशनी पड़ते ही 2Ag
और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। Ag जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें भी है हमारे पास कॉपर सल्फेट जिंक, कॉपर सल्फेट जिंक। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं, क्या है भाई विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है, कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, और इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात यह है कि ये कम प्रतिक्रियाशील और अधिक प्रतिक्रियाशील चीज धातु है क्या। तो देखिए क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन मेटल्स। रिएक्टिविटी मतलब वही प्रतिक्रियाशीलता। तो प्रतिक्रियाशील मतलब कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसमें रिएक्शन करने की, प्रतिक्रिया करने की क्षमता बहुत तेज है। तो ये सीरीज है वो मेटल्स की। अब जैसे पोटेशियम सबसे पहले रिएक्शन करेगा भाई, उतावला होगा रिएक्शन करने के लिए। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहे वो करिए, लेकिन इसको दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पे लिखा है रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अगर जैसे ही आप नीचे जाइएगा तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे तेज रिएक्शन करेगा पोटेशियम और सबसे कम रिएक्शन करेगा गोल्ड। आप जानते होंगे गोल्ड कम रिएक्शन होता है, इसलिए उसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गहने बनते हैं, जवाहरात। तो वो हमेशा उसका रंग फीका नहीं पड़ता है, जल्दी से रिएक्शन नहीं कर पाता है। या फिर चांदी के भी, ये दोनों सबसे नीचे क्यों हैं, क्योंकि सबसे कम रिएक्शन करते हैं, जल्दी काले नहीं पड़ते, जल्दी हमेशा ज़्यादा दिन तक चमकते हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करते, ये भी चांदी भी कभी कभी काला पड़ जाता है, फिर उसको आप साफ कर दिएगा वो साफ हो जाता है। तो ये जो है सीरीज ये काम आएगा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको खुद से कराने में। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है और जिंक। अब होगा क्या कि ये कॉपर सल्फेट टूटा पहले कॉपर में और सल्फेट में, फिर क्या हुआ, इसका कॉपर उधर चला गया और जिंक इधर। अब एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे, जिंक और कॉपर। अब चलते हैं वापस से अपने उस रिएक्टिविटी सीरीज वाले में। जिंक और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ कॉपर है और यहाँ जिंक है। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा। तो जैसा कि देखिए यहाँ से कॉपर को हटा दिया और खुद जाके अटैच हो गया, खुद ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन करने के लिए प्रतिक्रियाशील धातु है ये कहें तो ये रिएक्शन करने के लिए उतावला है। कॉपर को हटाया और खुद जा करके यहाँ पे लग गया, तो बन गया जिंक सल्फेट। अब इसका समीकरण देखिए, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, जिंक सॉलिड के साथ रिएक्शन किया तो जिंक खुद जाके अटैच हो गया सल्फेट के साथ, यानी कि जिंक सल्फेट बन गया और ये कॉपर को अलग कर दिया। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और उदाहरण देखते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदलकर हल्का रंग हरा हो जाता है। ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त होता है। अब ठीक उसी प्रकार है ये भी आयरन वाला केस में। आप फिर से अगर रिएक्टिविटी सीरीज वो फोटो निकाल के देखना चाहें तो देख सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर जो है वो ये रिएक्शन देखिए आप पहले, इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट है, आयरन है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आप उस सीरीज में देखिएगा तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है कॉपर को बाहर करके खुद सल्फेट के साथ रिएक्शन में जुड़ जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज कि जब कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है
रिएक्शन के साथ कुछ चीजें होती हैं, रंग बदलता है उसका रिएक्शन का, तो ये चीज थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। हो सकता है ये सब चीजें एग्जामिनेशन परीक्षा में पूछ दें कि कब क्या होता है। तो नीला रंग होता है पहले, रिएक्शन होने के बाद हल्का हरा हो जाता है। और एक और उदाहरण है, इसी तरह से लेड भी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। भाई हमेशा कॉपर क्यों सब विस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल ही ले रखा है, इसीलिए। और भी एग्जाम्पल हो सकते थे, ठीक है, पहले इसी में देखते हैं। कॉपर सल्फेट, ये लेड, पीबी, लेड जिसे बोलते हैं शीशा, ये क्या करेगा, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसने कॉपर को बाहर फेंका और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। तब तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट चीजें क्या है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। पहले इसका परिभाषा देखते हैं। जब दो धातु के अलग अलग सॉल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नए सॉल्ट का निर्माण करता है, तो इस प्रतिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली के कारण होता है। हाँ, परिभाषा तो समझ लिया, पढ़ लिया। अब समझते हैं, दो धातु अलग अलग सॉल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। ये दोनों, ये भी धातु है, सोडियम धातु है, बेरियम धातु है। तो क्या दोनों के सॉल्ट, ये जो है वो सोडियम का सॉल्ट है, ये बेरियम का सॉल्ट है, दोनों के सॉल्ट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के धातु के साथ विस्थापित कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो इस प्रतिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो जिसके साथ रहना चाहता है, अटैच होना चाहता है, वो उसके साथ चला जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव जिसके साथ फील करता है वो। अब यहाँ पे ये देखिए, सोडियम और सल्फेट में टूटा, बेरियम क्लोराइड बेरियम और क्लोरीन में टूटा। अब यहाँ पे क्या होगा, अदला बदली हो गई, सोडियम उसके साथ चला गया, NaCl साल्ट बन गया, बेरियम सल्फेट के साथ आ गया। ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ऐसा रिएक्शन में हुआ। तो इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, दोनों को डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों का मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला जो हमारे पास है उदाहरण, पहले इसका समीकरण देखिए। 2 मतलब Na2SO4 एक्वस है, BaCl2 एक्वस और बराबर BaSO4 सॉलिड है, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2NaCl एक्वस। अब कुछ और उदाहरण में, जब लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। लेड नाइट्रेट, लेड Pb। अब इसका ये देखिए आप, लेड नाइट्रेट PbNO3 2 एक सोल्यूशन है लेड नाइट्रेट, और यहाँ पे है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये आई है, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों डिस्प्लेस करता रहा एक दूसरे को। यहाँ से आयोडीन इधर चला गया और नाइट्रेट इधर आ गया, या फिर ये कहें कि लेड, हाँ यहाँ पे मेटल हो रहा है ना, तो लेड इधर चला गया, आयोडाइड के साथ आ गया, और नाइट्रेट के साथ आ गया पोटेशियम, क्योंकि मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों डिस्प्लेस हो गया, यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब उनको सोल्व करते हैं। किसी पदार्थ, पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। तो पीछे हमने बताया कि सफेदी मतलब पेंटिंग की बात कर रहा है, सफेदी करने के लिए कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड, कौन था वो था, क्या था कली चूना का उपयोग करते हैं ना, तो उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कली चूना। क्विक लाइम भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस पदार्थ का नाम, इसका सूत्र लिखिए। तो लो भाई लिख दिया, कली चूना, क्विक लाइम।
दूसरा इसी में है, इसी में दूसरा है हमारे पास कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पीछे तो बताया था, लिखा भी था, फिर लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड जल के साथ H2 है, यहाँ पे H2 है लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनाएगा ये, तो लिख दिया भाई ये। दूसरा क्या है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे इधर। जो एक क्रियाकलाप 1.7 है, पहले उसको देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ पे हाईलाइटर लेजर पॉइंट, हाँ क्रियाकलाप 1.7 में हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले फोटो देखिए। ये प्लास्टिक मग है, ऑक्सीजन इसमें है, इसमें हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इन्हीं चीजों से हमको मतलब है। पहले क्या कर रखा है, ग्रेफाइट का रड है, ये है टेस्ट ट्यूब परख नली, अंदर में जल भरा हुआ है, ये मग में भी जल भरा हुआ है। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये स्विच है, 6 वोल्ट की बैटरी है, रबर डॉट है। जैसा कि आपने कभी न कभी देखा होगा इस तरह के एक्सपेरिमेंट। जल का वैद्युत अपघटन जब आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, तो जल जो है वो टूटेगा, पानी जो है वो अलग अलग चीज़ों में जिस चीज़ से बना होता है वो अलग अलग उन तत्वों में टूटेगा। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसके तली में दो, आप ये सब पूरा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पे सब वही चीज़ लिखा हुआ है। एकत्रित गैस का आयतन जब दोनों प्रक्रिया गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि उस गैस का नाम बताइए। एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। अब पहले ये देखिए, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, होता है भाई, क्योंकि H2O, यहाँ पे देखिए H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। हाँ, जब भी वाटर बनना होता है, जब भी पानी बनना होता है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम लेने होते हैं। इसलिए जल के विघटन के बाद एकत्रित होने वाली हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस आयतन का 2 गुना होता है। इसलिए अगर इसका विघटन भी होता है, मतलब जब यहाँ पे ये हो रहा था, कहाँ गया, जब ये हो रहा था यहाँ पे, तो ये जो ज्यादा गैस है यहाँ पे, ये ज्यादा गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इससे दोगुना दिख रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये वाला ऑक्सीजन है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके जल बनने में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, उसका रेशियो ही 2:1, अनुपात ही 2:1 में है। तो गैस भी उसी अवस्था में निकलेगा ना भाई, क्योंकि वो जो निकल रहा है रिएक्शन के बाद उसका द्रव्यमान भी तो उतना ही होना चाहिए, तो ये भी उसको फॉलो कर रहा है। तो चलिए फिर ठीक है।